तो आज किस लेक्चर में डिस्कशन होगा रेडिएशन से रिलेटेड, मतलब कंप्लीट डिस्कशन होगा। उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, प्रीवॉश थ्योरी क्या है, जो बैकग्राउंड है सारी चीजों का, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है, एमिसिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी, कोई बॉडी कितना रेडिएट करती है, कोई बॉडी पे कितना रेडिएशन गिरता है, वो कितना पार्ट उसका रिफ्लेक्ट करती है, कितना पार्ट उसका एब्जॉर्ब करती है, ये सारे कैलकुलेशंस हो गए। ठीक है ना। तो पहले तो सारी चीजों के पहले चीजों को समझते रेडिएशन है क्या, और हमारा जनरल परसेप्शन क्या था और ट्रुथ क्या है। सपोज कोई भी बॉडी है, इवन हम भी एक बॉडी ही हैं, ये बॉडी है और ये किसी सराउंडिंग में रखी है। इस बॉडी का टेम्परेचर T मान लेते हैं और सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेते हैं TS। ये बॉडी कमरे में रखी है और कमरे की सराउंडिंग का टेम्परेचर है TS। तो यहां पे तीन सिचुएशंस हो सकते हैं। क्या क्या, बॉडी सराउंडिंग टेम्परेचर से हाइयर टेम्परेचर पर है, बॉडी सराउंडिंग टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर है, और बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के इक्वल है। तीन सिचुएशन आ सकती है। ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर हमने T मान रहा है, तो देयर कैन बी थ्री पॉसिबिलिटीज। क्या क्या है, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर, बहुत क्लियरली लिखने के लिए लिख देते हैं T ऑफ बॉडी। तो बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा हो सकता है। और क्या हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम भी हो सकता है। इवन एक केस ऐसा भी आ सकता है कि बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल आएगी। अब तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर फर्स्ट वाला केस होता, मान लो पहला वाला केस है, ये तीन केसेस बना दिए ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अगर पहला केस होता तो हमारे दिमाग में क्या था, बॉडी का टेम्परेचर चूंकि सराउंडिंग से ज्यादा है तो हमारी समझ में आता है कि बॉडी हीट देगी, है ना, कि हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ एनर्जी जाती है। ये परसेप्शन है, बाद में रियलिटी की बात करेंगे। दूसरा केस आता है कि बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम, बॉडी ठंडी है सराउंडिंग गर्म है, तो हमको लगता है कि सराउंडिंग से बॉडी में एनर्जी आ रही है, रेडिएशन आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि नहीं, बॉडी रेडिएट नहीं कर रही है बल्कि एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है ना। तीसरा केस होता है दोनों बराबर हो गए, ना कोई देता है ना कोई लेता है, ऐसा लगता है बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम है, ज्यादा है या बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बॉडी हमेशा रेडिएशन को एमिट करती है। तो कहोगे रेडिएशन एमिट करती है तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ने कैसे लगे। तो बॉडी रेडिएशन एमिट भी करती है और साइमल्टेनियसली वो सराउंडिंग से लेती भी है। तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि वो ले ज्यादा रही और दे कम रही। बस का मतलब ये नहीं कि केवल दे रही है, और यही प्रीवॉश का हीट एक्सचेंजर। प्रीवॉश के पहले लोगों का ये मानना था कि जो हाइयर टेम्परेचर पर है वो देता है, जो लोअर टेम्परेचर पर है वो लेता है। ये तो बड़ा रिवोल्यूशन हो गया। कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पर है ना, वो हमेशा रेडिएशन एमिट करेगी, एब्जॉर्ब भी करेगी, मना नहीं किया गया। कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पर हमेशा रेडिएशन को एमिट करेगी। इसको बोलते हैं प्रीवॉश थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना। एक परसेप्शन बदलने की जरूरत है कि लो टेम्परेचर पर है तो हम बोलते हैं ले रही है, हाई टेम्परेचर पर है तो हम बोल रहे हैं दे रही है। बट सच ये है कि बॉडी लो टेम्परेचर पर हो, बॉडी हाई टेम्परेचर पर हो, वो हमेशा देती जरूर है। ठीक है ना। लेने को मना नहीं किया गया, उस पर जो गिर रहा है उसको अब्सॉर्ब भी करे। अब एक दूसरी टर्मिनोलॉजी समझते हैं। मतलब ये हुआ ना कि कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पर है, उसमें रेडिएशन हमेशा एमिट होगा एंड दैट इज कंपल्सरी। एब्जॉर्ब उसके लिए बारे में बात ही नहीं कर रहा है।
दिस विल एमिट ऑल द टाइम। क्लियर? अब देखते हैं कौन कौन से टर्म हैं जो हमें यूज करने पड़ेंगे फर्दर डिस्कशंस में। हमने बॉडी बना ली, ये बॉडी बना ली, ये बॉडी का सरफेस था, ये उसके अंदर का पार्ट था जो एनर्जी स्टोर करता है। क्लियर? तो एक सराउंडिंग, हम किसी कमरे में रह रहे हैं, मैं इस कमरे में हूं, तो यहां का कुछ टेम्परेचर होगा ना, हमें गर्मी लग रही फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब जानते हो, हम पे रेडिएशन गिर रहा है, ठीक है ना? तो बॉडी पे कोई ना कोई रेडिएशन सराउंडिंग गिराती रहेगी, वो मटेरियल हो या इमटेरियल हो। इवन वैक्यूम में भी है ना, तो रेडिएशन तो गिर रहा है ना, विजिबल रीजन का हो सकता है, अल्ट्रावायलेट रीजन का हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहां वैक्यूम है या वहां पे मीडियम है। क्लियर? तो इस बॉडी पे सराउंडिंग लगातार कुछ न कुछ रेडिएशन गिराती रहती है, वो डिपेंड करता है सराउंडिंग के टेम्परेचर पर। ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोला करेंगे दिस इज इंसिडेंट रेडिएशन। एक टर्म आएगा इंसिडेंट रेडिएशन, समझ में आ गया? जो हम पे गिर रहा है वो क्या है? इंसिडेंट का मतलब ये नहीं कि जो हम पे गिर रहा है सब हमने ले लिया, नो। इंसिडेंट का मतलब गिर रहा है, मान लो पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, तो कुछ पानी हमारी बॉडी में रुक जाएगा, कुछ नीचे भी गिर जाएगा, तो जो गिर रहा है वो इंसिडेंट है। हमने कितना लिया है वो अलग पार्ट हो गया। जो भी रेडिएशन बॉडी पे गिरेगा, कोई रेडिएशन यहां पे गिरा तो इसके साथ दो इवेंट्स होंगे, ये यहीं से वापस चला जाएगा, और जो यहीं से वापस चला जाएगा उसको हम बोलेंगे दिस इज रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। वो अंदर गया ही नहीं। जैसे लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनसे बातें करो तो बात पूरी सुनते भी नहीं और बोलना शुरू कर देते हैं, तो एक्चुअली बातें वहीं से रिफ्लेक्ट होके आ जाती हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि बातों को सुनते हैं, समझते, फिर अपना कंक्लूजन देकर के फिर बोलना शुरू करते हैं, तो जो सीधे टकरा के चली आ गई वो रिफ्लेक्शन हो गया, और जो अंदर जाके वापस आती उन्हें इमिशन बोलते हैं। क्लियर? एक पार्ट तो सीधा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और क्या होगा, ये बॉडी क्या करेगी, दूसरे पार्ट ऑफ रेडिएशन को अंदर ले लेगी। इसको हम क्या बोला करेंगे? इसको बोला करेंगे दिस इज एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। बॉडी पे गिरा, सरफेस पे पहुंचा, कुछ सरफेस से ही बाहर चला गया, वो क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड हो गया। कुछ बॉडी के अंदर चला गया, वो क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गया उसका, राइट? और बॉडी हर टेम्परेचर पर, ये सब हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एमिशन इज सेपरेट फिनोमेना है। रिवास ने बताया एमिशन होता ही रहेगा, कुछ मत गिराओ उस पे, कुछ मत एब्जॉर्ब होने दो, कुछ मत इंसिडेंट कराओ, बट एमिशन विल बी ए सेपरेट फिनोमेना। और जो अंदर से निकल के बाहर आएगा हम उससे बोलेंगे क्या? दिस इज एमिशन। एमिशन बोल दो या एमिटेड रेडिएशन बोल दो, टर्मिनोलॉजी समझ में आई। किसी बॉडी के सरफेस पर जो गिर रहा है वो इंसिडेंट का पार्ट हो गया, जो वहां से वापस चला गया वो रिफ्लेक्टेड का पार्ट हो गया, जो उसके अंदर चला गया वो एब्जॉर्ब पार्ट हो गया, और जो बॉडी अपने मन से हमेशा देती रहती है दैट इज एमिटेड रेडिएशन। इतने टर्म हमें यूज करने हैं। क्लियर हो गया? अब यहीं पे एक बात और भी समझते हैं कि सम बॉडीज आर डिफाइंड एज ब्लैक बॉडीज। तो मैंने ये बोल दिया कि फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी का बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं होता है कि वो ब्लैक होती है, ठीक है ना? और मोस्टली जो ब्लैक बॉडीज होती है वो एक्चुअली बिल्कुल व्हाइट होती है। लाइक सन कैन बी कंसीडर्ड एज अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का मत बाद में समझ में आएगा ऐसा मैंने बोला क्यों है। फिलहाल मैं बोल सकता हूं कि जो बॉडी सारे रेडिएशन को अपने सरफेस से एब्जॉर्ब कर सकती है हम उसे बोलेंगे ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं ऐसे। इस ब्लैक बॉडी पर जो इंसिडेंट रेडिएशन आया ना, राइट, यूआई मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल वो 100 आ गया। बहुत सिंपली समझाने के लिए मैं नंबर ले रहा हूं, ठीक है ना? इस ब्लैक बॉडी पे गिरा कितना? 100।
अब चूंकि ब्लैक बॉडी है तो बाय डेफिनेशन हम बोलेंगे सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगी, तो जो एब्जॉर्ब रेडिएशन आ गया वो भी कितना हो गया 100। तो जो यहां पर रिफ्लेक्टेड रेडिएशन आ गया ना दैट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ब्लैक बॉडी अपने ऊपर गिरने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और वो किसी भी पार्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करती। बात समझ में आ गई? राइट? हाँ, बाद में हम ब्लैक बॉडी की बेटर डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे। एक्चुअली ब्लैक बॉडी क्या है, इस स्टेज पर इतना ही काफी है कि जो बॉडी अपने सरफेस पर गिरने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। एमिशन एक सेपरेट फिनोमेना है, ये सब ना भी होता है एमिशन तो तभी चल रहा होगा, तो ब्लैक बॉडी एमिट भी करती रहती होगी, ठीक है ना। फिलहाल तो ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन की बात थी, हमने ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन की बात कर ली, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? स्टीफन ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए एक लॉ दिया, और वो लॉ क्या था? वो लॉ था कि कोई भी ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन एमिट करेगी उसको मैंने यू बोल दिया, एंड दिस इज एमिटेड रेडिएशन, दिस इज एमिटेड। ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन एमिट करती है ना पर यूनिट टाइम, रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम, वो स्टीफन ने बताया कि दैट इज सिग्मा ए टी टू द पावर 4। सिग्मा इज सम कांस्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, और इसी को हम बोलते हैं स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ए बॉडी का सरफेस एरिया था, जो यहां पे ए लिखा हुआ है दैट इज सरफेस एरिया। इज द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, क्लियर। और जो यहां पे टी लिखा हुआ है दिस टी इज टेम्परेचर, और स्पेशली इन केल्विन स्केल। हमें डिग्री सेंटीग्रेड यहां पे यूज नहीं करना है, इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जब बहुत सर्दी होती है ना तो सारे जानवर एकदम सिकुड़ के बैठ जाते हैं ऐसे करके, क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं, लेकिन उनको पता है ऐसे रहेंगे तो ठंडी बहुत लगती है, तो सिकुड़ के क्या किया उन्होंने, अपना सरफेस एरिया कम कर लिया। तो सरफेस एरिया अगर कम होगा ना तो एमिटेड रेडिएशन की वैल्यू घट जाएगी। इसका मतलब उनके बॉडी की जो हीट है ना, जो थर्मल एनर्जी, दैट विल बी प्रोटेक्टेड। ओके, तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा ना वो बॉडी उतना ज्यादा रेडिएशन एमिट करेगी। और एक चीज और भी नोटिस करी होगी कि जिन बॉडीज का टेम्परेचर किसी तरीके से बहुत बढ़ गया ना वो ठंडी बहुत जल्दी होती है। जैसे कभी कहीं लोहे के बर्तन लोग बनाते ना, तो पहले लोहे को रेड हॉट गर्म करते, लेकिन आराम नहीं करते, जैसे गर्म होता है तुरंत निकालते, हथौड़ा चलना शुरू हो गया। जानते हो क्यों? क्योंकि उनको एक बात पता है कि जरा सा भी टाइम लगेगा ना तो ठंडा हो जाएगा, और बहुत जल्दी ठंडा होगा। जानते हो क्यों? उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और यहां तो पावर 4 लगा हुआ है। इसका मतलब बॉडी जितने ज्यादा बड़े टेम्परेचर पर होगी ना वो उतनी ज्यादा तेजी से रेडिएशन को एमिट करेगी और बहुत जल्दी ठंडी होने की कोशिश करेगी। स्टीफन ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए एक लॉ दिया, और वो लॉ क्या कहता है कि कोई भी बॉडी पर यूनिट टाइम में जो रेडिएशन एनर्जी एमिट करेगी उस रेडिएशन एनर्जी की वैल्यू सिग्मा ए टी टू द पावर 4 होगी, जहां पर सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ए उस बॉडी का सरफेस एरिया है, और टी उस बॉडी का केल्विन स्केल पर टेम्परेचर। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी बातें बहुत सिंपली समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब बात आती है कि हमने ब्लैक बॉडी की रेडिएशन की एनर्जी तो निकाल ली, लेकिन हर बॉडी ब्लैक बॉडी तो नहीं होती। ब्लैक बॉडी एक आइडियल सिचुएशन है, कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी हमें कभी नहीं मिलती, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि कोई जनरल बॉडी होगी तो क्या होगा, देख लेते हैं। हमने ब्लैक बॉडी का रिजल्ट पढ़ा, इट्स अ ब्लैक बॉडी। ये जो एमिट करती है ना
emitted radiation per unit time of the black body is sigma a t to the power 4. लेकिन जनरल बॉडी उतना ज्यादा रेडिएशन एमिट नहीं करती, थोड़ा सा कम करती है। तो जो जनरल बॉडी रेडिएशन एमिट करती है ना, ये कोई जनरल बॉडी हो गई और इसने जो रेडिएशन एमिट किया होगा ना, emitted radiation per unit time by a general body will be less than emitted radiation per unit time for a black body under the same circumstances. सरफेस एरिया सेम रखा है, टेम्परेचर भी सेम रखा है, ये बॉडी थोड़ा सा कम रेडिएशन एमिट करेगी, राइट। तो उसके लिए क्या बोल दिया गया कि जनरल बॉडी का एमिटेड रेडिएशन ब्लैक बॉडी के एमिटेड रेडिएशन से कम आएगा, तो यहां पर हमने कांस्टेंट और लगा दी, एंड दिस E इज कॉल्ड एमिसिविटी। ऑब्वियस सी बात E की वैल्यू का 1 से कम होना जरूरी फॉर जनरल बॉडी, राइट। और ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी लिखी है, ये एक्चुअली रेडिएशन बाय अ ब्लैक बॉडी अंडर सेम सर्कमस्टेंसेस। तो फिर हम एक बात ऐसे लिख सकते हैं, क्या रेडिएशन एमिटेड बाय अ जनरल बॉडी इज इक्वल टू E टाइम्स रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी। तो हमें E की डेफिनेशन मिल गई, रेडिएशन एमिटेड बाय अ जनरल बॉडी डिवाइडेड बाय रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी अंडर सेम सर्कमस्टेंसेस। बात क्लियर होगी? अच्छा, किसी बॉडी की एमिसिविटी 0.5 है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि उन्हीं सेम सर्कमस्टेंसेस पर अगर ब्लैक बॉडी रखी होती तो उसका डबल रेडिएशन एमिट करती। अगर किसी जनरल बॉडी का एमिसिविटी 0.25 है, इसका मतलब ये निकला कि उन्हीं सर्कमस्टेंसेस पर अगर कोई ब्लैक बॉडी होती तो उसका इमिशन इसका 4 टाइम्स होता। अगर किसी बॉडी की एमिसिविटी 0.1 है, इसका मतलब है उन्हीं सर्कमस्टेंसेस पर, उसी टेम्परेचर पर, उसी सरफेस एरिया पर अगर कोई ब्लैक बॉडी होती तो वो इसका 10 गुना ज्यादा रेडिएशन एमिट करती। आई थिंक ये बात भी समझ में आ गई होगी कि कोई जनरल बॉडी कितना रेडिएशन एमिट करती है, हम ये बात बता सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे आते हैं डिस्कशन के नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम एक रूम लेते हैं, राइट। ये रूम है, खूब बड़ा सा रूम लेते हैं, ऐसे इट्स अ रूम। एक यहां पे बॉडी रखते हैं, ब्लैक बॉडी, जो पूरा एब्जॉर्ब करते, ठीक है ना। एक यहां पे रखते हैं जनरल बॉडी, और एक और बॉडी रखते हैं दूसरी एक्सट्रीम पर, इसको बोल देते हैं रिफ्लेक्टिंग बॉडी। ऐसे बस समझने के लिए, ठीक है ना। ऐसा मैंने किया क्यों, समझ में आएगा। ब्लैक बॉडी का मतलब इसके ऊपर जो गिरता है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेती। जनरल बॉडी के ऊपर गिरता है, थोड़ा सा एब्जॉर्ब करती। ये रिफ्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते और ये पूरा रिफ्लेक्ट कर देते। रिफ्लेक्टिंग बॉडी मतलब मैंने जस्ट इसका उल्टा किया है, लाइक अ मिरर। इस पे जो गिरा सब एब्जॉर्ब होगा, उस पे जो गिरा वो सब रिफ्लेक्ट हो गया, इस पे जो गिरा कुछ एब्जॉर्ब होगा और कुछ रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए मैंने समझाने के लिए 3 बॉडीज ली। क्लियर? बड़ा मजे से समझ में आएगा। देखते हैं। कमरे का टेम्परेचर था TS, S फॉर सराउंडिंग। कमरा बहुत बड़ा है, बॉडी छोटी छोटी है, इसका मतलब मैं ये मानूंगा कि इन बॉडीज का एक दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दीज आर फार अपार्ट, ठीक है ना। तो एक दूसरे का फर्क नहीं पड़ेगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर है TS। अभी डिस्कशन का चूंकि इनिशियल पार्ट है, तो मैं ये मान लेता हूं कि ये बॉडीज बहुत देर से इस कमरे में रखी है। अगर ये बॉडीज बहुत देर से इस कमरे में रखी है
तो थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो चुका होगा, ठीक। तो इस बॉडी का टेम्परेचर T था, वो भी कितना हो चुका होगा, Ts। इसका टेम्परेचर T, वो भी Ts। इसका टेम्परेचर T, वो भी कितना हो चुका होगा, Ts। ये मैंने पहला केस लिया इजीली समझाने के लिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, है ना। अब कमरे में जितना सामान रखा है ना, सबका, पेन का, इसका, रिमोट का, बोर्ड का, सबका टेम्परेचर एक ही होगा, बहुत देर से रखे हुए, ठीक है ना। तो सबके टेम्परेचर हो गए सेम, सराउंडिंग का टेम्परेचर के बराबर हो गए। इसका मतलब जानते हो क्या, ना तो बॉडीज का टेम्परेचर बदलेगी, नहीं सराउंडिंग फिक्स टेम्परेचर पर है। इसका मतलब कोई नेट हीट एनर्जी ना तो बॉडी दे पा रही ना ले पा रही, नेट। ये नहीं बोल रहा हूं कि वो एमिट नहीं कर रही, इसका मतलब तीनों बॉडीज की थर्मल एनर्जीज आर प्रोटेक्टेड, ना वो कम हो रही ना वो ज्यादा हो रही। वो अलग बात है कि इमिशन चल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन चल रहे हैं, इंसिडेंस हो रहा है, बात समझ में आ गई, ओके। अब मैं एक बात बोलता, इस कमरे में 3 स्टूडेंट बैठे हैं और सबका सरफेस एरिया बराबर, तो कमरे ने तीनों पर बराबर बराबर रेडिएशन डाला होगा। तो मैं एक बात बोल सकता हूं, इंसिडेंट रेडिएशन इस पर, इंसिडेंट रेडिएशन इस पर और इंसिडेंट रेडिएशन इस पर, तीनों कैसे आए, सब एक ही कमरे में बैठे हैं ना, सबका एरिया भी बराबर है, इसका मतलब तीनों पर जो गिर रहा होगा वो तीनों पर बराबर गिर रहा होगा। ऐसे मान लो बाहर बैठे, सनलाइट गिर रही और 3 बंदे बैठे हैं, तीनों के एरिया बराबर है, तो जितनी सनलाइट पहले पे गिरी उतनी दूसरे पे गिरी उतनी तीसरे पे। इसका मतलब इंसिडेंट रेडिएशन तीनों का कैसा होगा, सेम हो गया, जो कि फिलहाल हमें नहीं पता है कितना है। क्लियर हो गया, ओके। वापस आते हैं, इस बॉडी ने रिफ्लेक्ट कितना कर दिया, इस बॉडी ने रिफ्लेक्ट कुछ भी किया नहीं है, तो जो रिफ्लेक्टेड हो गया वो कितना हो गया, 0 हो गया। वॉज अ ब्लैक बॉडी, जो भी गिरेगा सारा एब्जॉर्ब करेगी, राइट। इसने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया होगा, तो इस बॉडी ने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, वो कुछ और था, और कुछ इसने एमिट किया होगा। ये क्या था, एब्जॉर्ब, ये क्या था, एमिटेड, ये क्या था, इंसिडेंट, और ये क्या था, रिफ्लेक्टेड था। क्लियर, वही इसके साथ भी होगा, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड। इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड। वही इसके साथ हो गया, रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड। वो अलग बात है कि इसने एब्जॉर्ब 0 किया होगा, क्यों, ये तो पूरी रिफ्लेक्टिंग थी, तो एब्जॉर्ब कुछ भी नहीं किया इसने। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई, मैंने सिर्फ ये बताया, तीनों पर गिरा बराबर बराबर, सबने अलग अलग रिफ्लेक्ट किया, सबने अलग अलग एब्जॉर्ब किया, सबने कुछ ना कुछ एमिट किया होगा, बात समझ में आ गई, ओके। लेकिन मैं एक बात बोल सकता हूं तीनों के लिए, और वो बात ये है कि तीनों के टेम्परेचर नहीं बदल रहे हैं। इसका मतलब तीनों की टोटल थर्मल एनर्जी प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब ये निकलता है कि तीनों केस में एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन और एमिटेड रेडिएशन की वैल्यू सेम आने वाली। इस वाले केस में लिख दिया, मैं ऐसे भी लिख देता, फॉर ऑल दीज 3 बॉडीज, इसका मतलब होगा एमिटेड रेडिएशन इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। तीनों में एक बात है, जितना एमिट है उतना ही एब्जॉर्ब, अदरवाइज हम बोलते हैं एमिट ज्यादा हो रहा है एब्जॉर्ब कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया। एमिट कम हो रहा है एब्जॉर्ब ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया, उल्टा हो रहा है, एमिट ज्यादा हो रहा है एब्जॉर्ब कम हो रहा है, टेम्परेचर घट गया, लेकिन सबके टेम्परेचर तो फिक्स हो गया ना। इसका मतलब तीनों केसेस में एमिटेड रेडिएशन और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की वैल्यू
सेम आने वाली। कुछ समझ में आया या नहीं आया? आया, ओके। हमारे पास एमिटेड रेडिएशन के लिए रिजल्ट है क्या? इस वाले केस में एमिटेड रेडिएशन बाय दिस ब्लैक बॉडी and this will be equal to sigma a ts to the power 4। ब्लैक बॉडी का तो बढ़ चुके हैं, तो सिग्मा ए ये सरफेस एरिया था और इसका खुद का टेम्परेचर लिखना है, वैसे तो टी लिखना था पहले, समझाने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं टी टू द पावर 4। लेकिन हमें एक बात और भी पता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वही सराउंडिंग का टेम्परेचर है। इसका मतलब ब्लैक बॉडी ने जो रेडिएशन एमिट किया वो रेडिएशन था सिग्मा ए टी सराउंडिंग टू द पावर 4। लेकिन मैं ब्लैक बॉडी के बारे में एक बात और जानता हूं कि उसने जितना एमिट करा है वो हमें पता है, उसने एब्जॉर्ब भी उतना ही करा होगा। क्लियर? तो मैं ब्लैक बॉडी के लिए लिख सकता हूं कि फॉर ब्लैक बॉडी, ये पूरा डिस्कशन ब्लैक बॉडी के लिए कर रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन will also be equal to sigma a ts to the power 4। मैं एक बात और बोल सकता हूं कि ब्लैक बॉडी उसी बॉडी को बोलते हैं जो सारा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमारे पास एक फाइनल और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ गया कि ब्लैक बॉडी पर जो इंसिडेंट रेडिएशन है, तो इंसिडेंट रेडिएशन भी कितना आएगा? सिग्मा ए टीएस टू द पावर 4। एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्लैक बॉडी ने जितना एमिट किया उतना एब्जॉर्ब किया, वो तो सबने किया, लेकिन ब्लैक बॉडी ने एब्जॉर्ब वही किया जो उस पे गिरा। क्यों? क्योंकि ब्लैक बॉडी तो अपने ऊपर गिरने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती। इसका मतलब ब्लैक बॉडी पे गिरने वाला रेडिएशन मिल गया। और यहां से मैं ये बता सकता हूं क्योंकि तीनों बॉडीज एक जैसी थी, इसलिए सब पर गिरने वाला रेडिएशन सेम आएगा। इट मींस इंसिडेंट रेडिएशन तीनों बॉडीज के लिए सेम आएगा एंड दैट विल बी सिग्मा ए टीएस टू द पावर 4। स्टीफन ने एमिटेड रेडिएशन का रूल दिया और हमने इंसिडेंट रेडिएशन का रूल बना लिया। इसका मतलब जब भी कभी हमें यह पता करना हो कि कितना रेडिएशन हमारे ऊपर गिर रहा है ना, हम ऐसे निकाल सकते हैं सिग्मा ए टीएस टू द पावर 4। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। सिग्मा ए टीएस टू द पावर 4। इसका मतलब 10 लोग बैठे हैं कमरे में, सबका सरफेस एरिया सेम है, सबके लिए कमरा भी सेम था, तो जितना रेडिएशन एक पे पड़ा होगा सब पे बराबर बराबर रेडिएशन। ऐसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं तो सबको वही पढ़ा रहा हूं ना। अब कौन कितना एब्जॉर्ब करता है, कौन कितना एमिट करता है, वो उसका कौन कितना रिफ्लेक्ट करता है, कौन कितना एब्जॉर्ब करता है, कमरे ने सबको बराबर दे दिया। मैं भी सबको बराबर ही दे रहा हूं। उसका कितना एब्जॉर्ब करते हो तुम्हारा पार्ट हो गया। हमारे पास एक चीज आ गई, क्या हम ये बता सकते हैं कि किसी बॉडी पर सराउंडिंग कितना रेडिएशन गिराती है, और वो गिराती है कितना? सिग्मा ए टी सराउंडिंग टू द पावर 4। चलो, इस समय कमरे का टेम्परेचर था T और मेरा सरफेस एरिया A था, तो बता सकते हो मेरे ऊपर कितना थर्मल रेडिएशन गिर रहा होगा? आंसर इज सिग्मा ए टी टू द पावर 4। लॉजिक बनाते बनाते हम एक एक करके कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। अब हमको ये पता चलने लगा कि जितने भी इंसिडेंट रेडिएशन थे ना, वो सारे सेम थे। ये कितना था? सिग्मा ए टीएस टू द पावर 4। ये कितना था? सिग्मा ए टीएस टू द पावर 4। और ये कितना था? सिग्मा ए टीएस टू द पावर 4। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब ये निकल के आ गया कि इंसिडेंट रेडिएशन खुद बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, वो सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। तो अगर बॉडी अलग टेम्परेचर पे भी होती ना, तो भी इंसिडेंट रेडिएशन की वैल्यू ऐसे ही आने वाली थी। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? तो मैं एक बात बोल सकता हूं
कि अगर कोई बॉडी, ये वाली बॉडी, इसका टेम्परेचर टी नॉट था और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी एस के इक्वल था, तो इस पर जो इंसिडेंट रेडिएशन आएगा दैट कैन बी रिटन एज सिग्मा ए टी एस टू द पावर 4 इवन इफ टी नॉट इज नॉट इक्वल टू टी एस। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब क्या फर्क पड़ने वाला है, हर बॉडी पे रेडिएशन जो गिरेगा वो सराउंडिंग की टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इतनी बातें क्लियर होगी? तो मैं सब में बोल, ये वो दूसरा एग्जांपल मैंने इसलिए दिया ना क्योंकि हमें यहां लग रहा है कि नहीं बॉडीज के टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर थे, अगर ना भी होते ना तो भी मैं वही लिखता, गिरने वाला रेडिएशन। अब आते हैं इधर, इतना गिरा और कितना रिफ्लेक्ट हो गया, 0। तो एब्जॉर्ब कितना हो गया, एब्जॉर्ब रेडिएशन उतना ही होगा जितना गिरा था। इसको तो मैं पहले सॉल्व कर चुका हूं, बस लिख रहा हूं। और एमिटेड रेडिएशन स्टीफन ने पहले बता दिया था, सारी बातें उसी से सॉल्व करें। अब ये बात यहां पे करते हैं सर, क्लियर? कितना गिरा, सिग्मा ए टी एस टू द पावर 4, और कितना एमिट हुआ, तो एमिटेड रेडिएशन विल बी इक्वल टू ई सिग्मा ए टी एस टू द पावर 4। जनरल बॉडी के एमिटेड रेडिएशन तो निकाल चुके थे ना, ई सिग्मा ए टी एस टू द पावर 4। इसका मतलब एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन भी इतना ही होगा, तो दिस विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड एब्जॉर्ब्ड विल बी ई सिग्मा ए टी एस टू द पावर 4। अब यहां पे एक टर्म और भी आता है एंड दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है ना? तो पहले एब्जॉर्प्टिव पावर भी डिफाइन कर लेते हैं। एब्जॉर्प्टिव पावर, इसका मतलब होता है एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन डिवाइडेड बाय इंसिडेंट रेडिएशन, और एब्जॉर्प्टिव पावर को हम लिखते हैं इससे। तो यहां से एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की वैल्यू कितनी आ गई, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की वैल्यू आ गई दैट इज ए टाइम्स इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन कितना था, सिग्मा ए टी एस टू द पावर 4। तो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की वैल्यू इसके लिए क्या लिख सकते हैं, दैट इज ए टाइम्स इंसिडेंट, ए सिग्मा ए टी एस टू द पावर 4। लेकिन ये भी एब्जॉर्ब था और ये भी एब्जॉर्ब था, तो यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और मिल गया कि ई सिग्मा ए टी एस टू द पावर 4 इज इक्वल टू ए सिग्मा ए टी एस टू द पावर 4, और इसका मतलब आ गया इक्वल टू, मतलब एब्जॉर्प्टिव पावर की वैल्यू और एमिसिविटी दोनों सेम आए। एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा होने का मतलब क्या है, एब्जॉर्ब रेडिएशन ज्यादा है, और एमिसिविटी ज्यादा होने का मतलब एमिटेड रेडिएशन ज्यादा है। तो यहां से बड़ा कॉमन कंक्लूजन आ गया जो हम बात करते हैं कि जो बॉडी ज्यादा अच्छी एब्जॉर्बर है वो उतनी अच्छी एमिटर्स भी है, जो बॉडी ज्यादा अच्छी एब्जॉर्बर्स वो बॉडी जितनी अच्छी एमिटर्स भी। आई थिंक सारी बातें स्टेप बाय स्टेप बड़ी आसानी से समझ में आ गई हो, ठीक है ना? आज के लेक्चर में इतना ही।